नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल स्प्रिंग अप में। और आज के वीडियो हम करने वाले हैं समास। और हमारी बुक चल रही थी आपका हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध नाम से, जो राजस्थान बोर्ड में क्लास 9 से 12 तक चलती है। उसका अध्याय हमने 8 तक कंप्लीट किया था और 8वां अध्याय हमने किया था संधि। उसका वीडियो अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन को लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट उसको देख सकते हैं। और कंटिन्यू हमारी सीरीज चल रही थी और 8 अध्याय तक हमने एक अध्याय से लगाकर 8 अध्याय तक कंटिन्यू इसका वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे, वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। और एग्ज़ाम के अगर आप तैयारी करें, रीट हो गया और राजस्थान पुलिस एसआई हो गया, पटवार हो गया और पीसीएस का एग्ज़ाम, किसी स्टेट का पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, जिस भी सिलेबस में अगर आपका जो समाज टॉपिक आता तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। तो देखते रहते हैं समाज का। इस वीडियो में हम देखने वाले समाज का अर्थ, समाज की क्या परिभाषा है और समाज कितने प्रकार का होता है, उसको उदाहरण के एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो देखिए समाज का अर्थ। तो समास का अर्थ इस प्रकार करें, संक्षिप्त या छोटा करना। इसका जो मूलतः अर्थ यानी कि इसका संक्षिप्त इसकी शाब्दिक अगर अर्थ को ले तो वो होता है आपका संक्षिप्त छोटा करना होता है इसका समास का अर्थ हो। यानी कि आप दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। और इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है इसमें लोप हो जाता है। और यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। कैसे आपने सर आप तो ऐसे बताएंगे कि सर आपने प्रीवियस इससे पहले हमने वीडियो बनाया वो संधि का बनाया, उसमें क्या कहा था कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम वहाँ पर संधि कहते हैं। और देखिए मेल था और लेकिन उसमें एक कंडीशन थी, मैंने आपको बताया भी था कि उसमें एक विकार उत्पन्न होगा। यानी कि इसमें विकार का कहीं मेंशन नहीं है, डायरेक्ट दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को हम समास डायरेक्टली कहते हैं। और जबकि समास में होता है, संधि में होता है कि आपके दो या दो शब्दों के सार्थक शब्दों के मेल तो होगा लेकिन उसमें एक विकार उत्पन्न होगा, तो उसे हम संधि कह देते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इसमें अंतर है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देख लेते हैं आगे। इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, ठीक है। और बाद में देखते हैं कि भाषा में संक्षिप्तता बहुत ही आवश्यक होती है और समास इसमें सहायक होते हैं। समास द्वारा संक्षेप में कम से कम शब्दों द्वारा बड़ी से बड़ी और पूर्ण बात कही जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है कि समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिन और रात में 3 शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन रात एक समस्त पद इस प्रकार का निर्माण हमने यहाँ पर किया। तो इस प्रकार के आपके रूप देखने को इसमें समास में मिलेंगे। और देख लेते हैं, इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उसे सामासिक या समस्त पद कहते हैं। यानी जब विभक्ति पदों का लोप हो जाता है और एक शब्द बनता है तो उसे सामासिक या समस्त पद नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार आप देख सकते जब सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को हम विग्रह कहते हैं। ये छोटे छोटे टर्म है, आपको ये ध्यान रखना होगा। एग्जाम से पूछ भी सकता है, बाकी डायरेक्टली आपको एग्जाम में जो आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, तो फिर भी आपको विग्रह की क्या परिभाषा है और सामासिक पद किसे कहते हैं, तो इसका थोड़ा जैसे कि ऐसे पूछ सकते हैं सामासिक पद या समस्त पद किससे संबंधित है। ऐसे दे देगा संधि समास, इस प्रकार उपसर्ग पड़ता है किससे संबंधित। तो आपको थोड़ा ये टर्म है, इनको आप थोड़ा ध्यान रखना है। तो बाद में देख लेते हैं सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने की रीति को हम क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे धन संपन्न समस्त पद का विग्रह धन से संपन्न, इस प्रकार का जो इसका विग्रह होगा वो धन से संपन्न होगा। ये रसोई घर समस्त पद का विग्रह आपका क्या बनेगा, रसोई के लिए घर, इस प्रकार का आपका इसमें ये बनेगा विग्रह। और इसी प्रकार अपन देख लेते हैं समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं। कैसे समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। जैसे कि पहले वाले पद को पूर्व पद और दूसरे वाला जो पद होता है उसको आप उत्तर पद नाम से जाना जाएगा। और जो आपको देख लेते हैं पूजा घर, यहाँ पर एक समस्त पद है, यानी कि समस्त पद विभूति को लोप होकर डायरेक्ट एक शब्द बन जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक अभी आपको बताते हैं कि पूर्व पद, इसमें पूजा में पूर्व पद पूजा हो गया और नेक्स्ट आपको उत्तर पद है वो घर हो गया। और इसमें आप समास विग्रह क्या बनेगा इसके, तो बनेगा पूजा के लिए घर। इसमें देखिए विभक्ति के लिए, यहाँ पर विभक्ति जो कार्य हमने पढ़ा था उसमें आपने के लिए, इस प्रकार यहाँ पर लोप हो गया देखिए, और समस्त पद में लोप हो जाता है। तो यह समस्त पद और जिसमें ये विभक्ति इत्यादि लग जाती है तो वो समास विग्रह आपका
जाना जाता है। इसी प्रकार माता पिता, इसमें पूर्व पद क्या है, देखिए माता पिता, इस पहला पद कौन सा है, माता, और नेक्स्ट आपका दूसरा पद कौन सा है, पिता है। तो इस प्रकार माता पूर्व पद और जो आपको दूसरा है वो पिता उत्तर पद, और माता और पिता, इस प्रकार का आपको रूप समास विग्रह में देखने को मिल जाता है। नवरत्न, नव हो गए पूर्व पद और रत्न हो गए उत्तर पद, और नव रत्नों का समूह, हस्तगत में हस्तगत, हस्त में गया हुआ, इस प्रकार के आपको रूप देखने को मिल जाते हैं। और नेक्स्ट आपके बात कर लेते हैं समास के भेद। तो समास में भेद है कि मुख्यतः समास के 4 भेद होते हैं, और जिन 2 शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता में विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं। और यहाँ पर देख लें, जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास, और जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि इसमें जिसमें पूर्व प्रधान होता है उसे क्या कहा जाएगा, अव्ययीभाव या ऐसा दे देगा तत्पुरुष। इसमें तो आपको ध्यान रखना होगा, जहाँ प्राय यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है तो वहाँ पर अव्ययीभाव, और जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है वहाँ पर आपको तत्पुरुष, जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं वहाँ पर आपका द्वंद्व होता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा ये इसको ध्यान रखना है आपको। और जिसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होता तो उसे हम क्या कहेंगे, तो बहुब्री कहेंगे। जिसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होता तो बहुब्री, इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट आपका है कि देखिए तत्पुरुष के पुनः 2 अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं, जिसकी आपका तत्पुरुष के ही पुनः 2 अतिरिक्त भेद है। आपको ये देखना, कर्मधारय समास, और नेक्स्ट आपका है द्विगु समास, इस प्रकार का है वो आपके भेद है, आपके तत्पुरुष के ही भेद है। और विभक्ति की सुविधा के लिए हम समास 6 प्रकार के बांट सकते हैं, यानी कि आपका ये इसमें तत्पुरुष के भी आपने 2 बांट दिया, तो इस प्रकार आप टोटली माने तो आपके 6 यहाँ पर हम कर सकते हैं इसके भेद प्रकार। यानी कि हम मूलतः तो हमने 4 ही पढ़े थे, और नेक्स्ट आपके जो इसमें 2 और इसके आने के तत्पुरुष के भी 2 कर्मधारय और द्विगु में बांट के आपके टोटल आपके यहाँ पर 6 इस प्रकार के हम पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अविभाव समास। अविभाव समास की इसमें परिभाषा देखेंगे और इसके उदाहरण देखेंगे, किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको भी देखेंगे। तो अविभाव समास में आप देख सकते हैं, इस समास में जो होता है आपका परिवर्तनशीलता का भाव होता है, और उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा ही रहता है। वो इसमें पहला पद प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें रूप सा यानी कि इसके रूप लिंग वचन कारक नहीं बदलता है, और वो सदैव एक सा रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना अविभाव समास में। और इसका जो पहला पद प्रधान होता है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इस प्रकार विग्रह इसमें होगा इस प्रकार यथा समय, तो इसका विग्रह बनेगा वो होगा समय के अनुसार। और प्रतिक्षण, इसमें हर क्षण, यथा संभव और जैसा संभव हो, इसका विग्रह ऐसा बनेगा। और जो आजीवन और जीवन भर आपका विग्रह देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट उदाहरण है आपका भर पेट, पेट भरकर। तो एग्जामिनर से आपको दे देगा उदाहरण भर पेट का, आपको तो इसमें सामासिक विग्रह करना, तो आपको कैसे करेंगे इसे भर पेट का, ऐसे उदाहरण अलग अलग दे देगा, पेट भरकर पेट, ऐसे अलग अलग दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना पेट भरकर, इस प्रकार का आपके रूप देखने को मिल। आजन्म में जन्म से लेकर, और आमरण में मरण तक। और नेक्स्ट आपका है प्रतिदिन में आपका हर दिन, और बेखबर का बिना खबर के, इस प्रकार के रूप आपको देखने मिल जाते हैं। और नेक्स्ट आपका थोड़ा अपवाद को इनको ध्यान रखना होगा, अपवाद से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। हिंदी में कई ऐसे समस्त पद है जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता, परंतु समस्त पद अव्यय की तरह ही प्रयुक्त होता है, वह भी अविभाव समास माना जाता है। जैसे कि घर घर, यहाँ पर आपका कोई शब्द अव्यय तो नहीं होता, किंतु आपका जो समस्त पद है ना वो अव्यय की तरह लगता है। तो आप कैसे, तो घर के बाद घर, इस प्रकार का रूप। वो रातों रात, रात ही रात में, इस प्रकार का आपको रूप देखने को मिलते हैं, वो आपके इस समास में दिखेंगे। और नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में आप देखेंगे कि इस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। मूलतः कि आपको इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ये ध्यान रखना है तत्पुरुष समास में। और इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो कारक हैं उनमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसलिए 6 कारकों के आधार पर हम समास के भी 6 भेद किए गए हैं।
तो इस वक्त तत्पुरुष के भी अपने यहाँ पर जो 6 भेद किए हैं तत्पुरुष में, तो देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला आपके कर्म तत्पुरुष है, वो को विभक्ति जिनको लोप हो जाता है इसमें। कैसे? देखिए, ग्राम गत आपका समस्त पद है और इसको विग्रह होगा वो आपका ग्राम को गया हुआ, इस प्रकार का रूप आपको देखने को मिलेंगे। और पद प्राप्त, पद को प्राप्त, यानी कि देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार के कारक चिन्ह पढ़े थे अपने, तो विभक्ति चिन्ह कारक के जो विभक्ति चिन्ह पढ़े थे, इस प्रकार के यहाँ पर कर्म तत्पुरुष में बात कर ले तो देखिए को कर्म क्या है, विभक्ति चिन्ह है, तो इस प्रकार को ध्यान रखना होगा। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय, इस प्रकार यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इस प्रकार रूप आपको इसमें कर्म तत्पुरुष समास में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे, और तो उदाहरण है आपका शरणागत, शरण में शरण को आया हुआ। नेक्स्ट है सर्वप्रिय, सभी को प्रिय, इस प्रकार के आपके रूप देखने को मिल जाते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके, और वो है आपका करण तत्पुरुष समास। तो इसमें से चिन्ह का लोप हो जाता है और इसमें आपका जो भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, इस प्रकार का रूप देखने को मिलेंगे। और बाणाहत से, बाण से आहत, इस प्रकार का रूप बनेगा। और आप हस्तलिखित, इससे हस्त से लिखित। और बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, इस पर सामासिक विग्रह इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास की। तो इसके लिए आपका जो विभक्ति चिन्ह होगा वो के लिए का लोप हो जाता है, यानी कि के लिए, और इसका जो सब बनेगा रूप तो वो तो गुरु दक्षिणा है, और के लिए का इसमें लोप होकर गुरु दक्षिणा ये बनता है। इस प्रकार इसका अगर विग्रह करते हैं तो गुरु के लिए दक्षिणा, राह खर्च, राह के लिए खर्च, बालामृत, बालकों के लिए अमृत, और युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, और विद्यालय, विद्या के लिए आलय, इस प्रकार के रूप आपको संप्रदान तत्पुरुष समास में देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आपका जो है अपदान तत्पुरुष समास। इसमें आपका होता क्या है, से पृथक या अलग के लिए चिन्ह का आपका अलग के लिए का चिन्ह का इस प्रकार यूज किया जाता है अपदान तत्पुरुष में। और इसका जो एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं तो वो आपका है देश निकला, देश निकला, तो देश से निकला, इस प्रकार का आपका विग्रह होगा। और बंधन मुक्त, इसके लिए बंधन से मुक्त। और पथ पृष्ठ, पथ से पृष्ठ। और ऋण मुक्त में ऋण से मुक्त, इस प्रकार के आपको रूप अपदान तत्पुरुष समास में देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका संबंध तत्पुरुष कारक इस प्रकार हैं। तो इसमें का, के, की चिन्हों का लोप हो जाता है। गंगा का जल, इसका जो सामासिक पद बना वो गंगा जल, और इसका विग्रह बनेगा वो गंगा का जल, इस प्रकार का रूप आपको देखने को मिलेगा। नगर सेठ, और नगर का सेठ, इस प्रकार का रूप बनेगा। राजमाता, राजा की माता। जलधारा, जल की धारा, इस प्रकार का रूप। और नेक्स्ट आपका है मतदाता, मत का दाता, इस प्रकार ये रूप आपको ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अधिकरण तत्पुरुष समास की। तो आपका अधिकरण में और पर चिन्हों का लोप होता है। और जलमग्न, इस प्रकार जल में मग्न, इस प्रकार के रूप आपको देखने को मिलेंगे। आप बीती, आप पर बीती, इस प्रकार का आपको रूप देखने को मिलेंगे। सिर दर्द में, सिर में दर्द, इस प्रकार के रूप आपको इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास में जो मिलेंगे। और घुड़सवार, आपको सामासिक पद है, विग्रह आपका घोड़े पर सवार, इस प्रकार ये विग्रह है इस इधर के, और जो ये सामासिक पद हैं तो इनको आप ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं और इसके किस प्रकार इसके उदाहरण होते हैं वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। और देख लेते हैं कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट बात है, कर्मधारय समास से काफ़ी एग्जाम में आते हैं तो इनको थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। इसमें देख लेते हैं आपका विशेषण और विशेष्य, और यहाँ पर आपके हैं समस्त पद हैं और यहाँ पर विग्रह दे रखे हैं तो देख सकते हैं विशेषण, विशेष्य और विग्रह। महापुरुष आपका, और इसका होगा जो विग्रह होगा महान है जो पुरुष पीताम्बर, और पीला है जो अंबर, इस प्रकार का आपका विग्रह बनेगा। और प्राण प्रिय है, इसमें जो प्राणों प्रिय है जो प्राणों को वो आपका विग्रह इसमें देखने को मिलेगा। उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष्य, यानी कि विशेषण में क्या होता है कि जिसकी विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताता है, जिसके बारे में विशेषता बताइए। और विशेषण जो विशेषण वाचक इसकी जिसकी महान पुरुष में इसमें विशेष्य हो गया और महान हो गया वो आपका विशेषण हो गया, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और इसी प्रकार आप देखते हैं उपमेय और उपमान, और जिसके उपमेय वो होता है जिसकी वो, और उपमान उसका उपमा दी जाती है। उपमेय वो मूलतः एक स्थान और एक कोई वस्तु होती है जिसके उपमेय दी जाती है, वो उपमान यानी कि
मैंने तो मूल तो वही उपमेय होता है, और जिसको उसके बारे में कहा जाता है तो वो आपका उपमान हो गया। इस प्रकार इसे ध्यान रखना होगा। जैसे कि चंद्रमा के समान वदन, समान वदन, ये आपका देखिए चंद्रमा के समान वदन आपका मेलतः जो वदन है वो मुख है, वो आपका उपमेय हो गया, और चंद्रमा के समान आपका हो गया उपमान हो गया। मुख कैसा कि चंद्रमा के समान, तो आपका उपमेय और उपमान इस प्रकार आप समझ सकते हैं। कमल नयन, कमल के समान नयन, इस प्रकार का विग्रह इसमें देखने को मिलेंगे। और विद्याधन, विद्याधन में आपका विद्या रूपी धन इस प्रकार का रूप बनेगा विग्रह में। और भवसागर, भव रूपी सागर आपका विग्रह रूपी बनेगा। और मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली इस प्रकार के विग्रह आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, आपके जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, इसमें अगर समाज के टॉपिक इस संबंध में कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित बेसिक का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से कोई भी उदाहरण आएगा तो आप बेसिकली करेंगे और आप हमारे को थैंक्स ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, यकीन मानिए दोस्तों। और ये बुक्स काफ़ी शानदार बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स है। आप इसका अगर कोई भी क्वेश्चन अगर वो गलत मानते हैं तो आप निश्चित रूप से इसका आप प्रूफ लगा सकते हैं कि ऑथेंटिक बुक्स हैं। और 2019-20 सेशन की है। और रीट के एग्ज़ाम के लिए तो आप रामबाण आपके लिए साबित होगी, तो थोड़ा आप पैसेंस रखिए और बहुत बेहतरीन होगा आपके साथ। द्विगु समास में बात करें, इस समास का पहला पद जो संख्यावाचक अर्थात गणनाबोधक होता है, इसका पहला वाचक जो पद होता है वो आपका संख्यावाचक अर्थात गणनाबोधक होता है द्विगु में। वो दूसरा पद प्रदान होता है दूसरा पद प्रदान होता है द्विगु समास में, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुधा ये जाना जाता है कि इतना वस्तुओं का समूह है। जैसे यहाँ पर समस्त पद है और विग्रह, इसको ये द्विगु समास तो आपको बेसिकली इसमें जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा, तो आपको आराम से द्विगु के एग्जाम्पल तो आप आराम से फाइंड कर लोगे। और नेक्स्ट आपका जो दिक्कत होती है वो तत्पुरुष समास इत्यादि और कर्मधारय इत्यादि को आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। और नेक्स्ट आपका नवरत्न इस प्रकार का है, और इसका विग्रह बनेगा 9 रत्नों का समूह। और सप्ताह 7 आहतों का समूह, इस प्रकार के ये ध्यान रखना होगा। और त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियों का समूह। और नवरत्न 9 रत्नों का समूह। और शताब्दी में आपका बनेगा 100 अब्दों का समूह। इस प्रकार के आपका जो विग्रह बनेगा इस प्रकार के बनेंगे। और त्रिभुज का आपको जो विग्रह बनेगा 3 भुजाओं का समूह। और पंच रात्रि का 5 रात्रियों का समाहार इस प्रकार के रूप आपको देखने को मिलेंगे। अपवाद हैं, कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांत आता है, जैसे कि आपको ये कुछ अपवाद है तो ये ध्यान रखना होगा। अंत में संख्यावाचक शब्दांश में आता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा। यानी कि हमने ये एग्जाम्पल पढ़े थे, इसमें पूर्व में संख्यावाचक था और कुछ अपवाद है तो ये ध्यान रखना होगा। और वो आपका देखिए पक्ष द्वय, इस प्रकार में इसमें 2 पक्षों का समूह। लेखक द्वय, इसमें देखिए संख्यावाचक लास्ट में लगा हुआ तो ये ध्यान रखना, 2 लेखकों का समूह। और नेक्स्ट आपका है जो संकलन त्रय, 3 संकलनों का समूह। दोस्तों ये स्पीड अगर आप ज़्यादा लगती है तो आप इसको जो प्ले स्पीड है, अगर वीडियो के आप 3 डॉट आते हैं उस पर 3 डॉट पे दबाएंगे और वहाँ पर प्ले स्पीड का है वहाँ आप 0.7 या 0.05 कर देंगे तो आपको स्पीड थोड़ी कम आ जाएगी। अगर फास्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1.5 गुना 2 गुना जैसे भी चाहिए आप कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार आपने बात कर ली। और नेक्स्ट आपका है जो समास है वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास तो आप देख सकते हैं, इस समास में दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं और इन दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं और समस्त पद विग्रह करने पर और या अथवा एवं आदि लगते हैं। इस प्रकार का आप विग्रह करेंगे तो इस प्रकार ये आपको बीच में देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं समस्त पद। और यहाँ पर है समास विग्रह, दिन रात और दिन और रात, सीता और राम, दाल और रोटी, इस प्रकार के रूप समास विग्रह आपको देखने को द्वंद्व समास में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपको जो इसका सामासिक पद है माता पिता, इसका विग्रह होगा माता और पिता। इसमें है नेक्स्ट है आयात निर्यात और निर्यात, हानि और लाभ, हानि या लाभ, आना जाना, इस पर आना और जाना, इस प्रकार के रूप आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं कि बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आपका इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण और अन्य पद प्रदान हो तो उसे उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है और वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी कि आपका ना तो इसमें पूर्व पद प्रदान होगा ना उत्तर पद होगा, अन्य ही पद प्रदान होगा और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ निकलेगा, ना कि इसमें शाब्दिक अर्थ होगा जैसे घनश्याम। यहाँ पर इन दोनों का ही ना तो घन का ना श्याम का, इनका दोनों का ही ना तो दोनों ही पद प्रदान नहीं होंगे और इसमें जो
अन्य पद प्रधान होगा, और इसमें दोनों का शाब्दिक अर्थ का कोई भी मीनिंग यहाँ पर इसमें नहीं रहेगा। यानी कि देख घनश्याम, यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो इसका जो बनेगा क्या, कृष्ण, इस प्रकार का रूप बनेगा। यानी कि अन्य पद प्रधान और शाब्दिक जो ये शब्द है इनका कोई भी यहाँ पर अर्थ नहीं हुआ, तो ये इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर, जिसका दोनों पदों का अर्थ प्रदान न होकर अन्य अर्थ गणेश प्रदान होता है, इस प्रकार का ये ध्यान रखना होगा। और ये अपना एग्जाम्पल कर लिया। तो नेक्स्ट आपका जो नीलकंठ है, घनश्याम में आप देख लीजिए, जैसे घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण, और नीलकंठ में नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। और नेक्स्ट है आपका जो है दशानन, और 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, इस प्रकार के रूप दशानन में आपने देखे। और नेक्स्ट आप देख लेते हैं, दशानन देख लिया। नेक्स्ट है आपका गजानन, गज के समान आनन वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन में 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। हंस वाहिनी, हंस के हंस हैं वाहिनी जिसकी अर्थात सरस्वती, ये आपका इसमें बनेगा। और महावीर, महा ने वीर अर्थात हनुमान। और दिगंबर, तीसरा ही अंबर है जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। इस प्रकार के आपने एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास के कर लिए हैं। और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, प्राय ये देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषता समान होती है, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर में वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में 2 अलग अलग समासों की विशेषता दिखाई पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लेते हैं, कर्मधारय बहुव्रीहि समास में तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो आप देख लेते क्या है। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है, ये कर्मधारय समास में होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पद का अर्थ प्रदान न होकर अन्य अर्थ प्रदान होता है, ये आपको ये ध्यान रखना होगा। एग्जाम में ऐसे पूछे तो अन्य अर्थ प्रदान किस में होता है, तो आपको ये ध्यान रखो। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको पूछे कौन सा है, तो आपको बहुव्रीहि बताना है। जैसे कि मरग नयन में मरग के समान नयन, इसमें कर्मधारय है। और नीलकंठ, वह जिसका कंठ नीला है, इस प्रकार आपका शिव इसमें बनेगा। और अर्थात शिव अन्य अर्थ लिया गया है और बहुव्रीहि समास में बना है। और नेक्स्ट आपका देख लेते हैं बहुव्रीहि और द्विगु में अंतर, तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुव्रीहि और द्विगु में अंतर देख लेते हैं। द्विगु समास में पहला पद इसमें संज्ञावाचक होगा अर्थात, और समस्त पद समूह का बोध कराता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में पहला पद संज्ञावाचक होने पर भी, बहुव्रीहि में भी पहला पद संज्ञावाचक होने पर भी समस्त पद के समूह का बोध न कराकर एक अन्य अर्थ को बोध कराता है, तो वहाँ पर आपका बहुव्रीहि हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। चौराहा आता 4 राहों का समूह, इसमें द्विगु समास हो गया। और चतुर्भुज, इसमें भी देखिए पहला बहुव्रीहि का बात कर ले, तो इसमें भी देखिए चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, यानी कि आपका अन्य अर्थ प्रदान हुआ और इसमें आपका विष्णु अर्थ हुआ और बहुव्रीहि समास यहाँ पर बना है। तो ये आपको थोड़े थोड़े अंतर ध्यान रखना। और देख लिया। और हमने बात की स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में की थी संधि और समास में अंतर है, तो आप देख लीजिए। संधि में 2 वर्णों और ध्वनियों का मेल होता है, और पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि विकार हो जाता है। जैसे कि लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ, और उदर शब्द प्रारंभिक ध्वनि उ, और जैसे कि यहाँ पर उ और आ और उ में मिलाएंगे तो लंबोदर, इस प्रकार ओ में ध्वनि बन जाएगी और लंबोदर ये रूप आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार संधि में 2 या 2 से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है, किंतु समास में लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका, ये शब्द समूह बनता है। अतः समास में मूलतः शब्दों का योग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना होता है। इस प्रकार की आपने बात कर ली संधि और समास में क्या अंतर होता है, और कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल कर लेते ताकि आपका माइंडसेट तैयार हो जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और बात कर लेते हैं इसका जो क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है वो है समास में किसका भेद होता है, तो किसका मेल होता है, तो आपको बताना है शब्दों का। और जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है उसे अविभाव कहते हैं। और कार्य के आधार पर किस समास में भेद किए जाते हैं, वो आपका तत्पुरुष में किया जाता है। वो समस्त पद का किया जाता है, समस्त पद का आपको किया जाता है विग्रह किया जाता है। ये आपको ये ध्यान रखना होगा। दोस्तों इस प्रकार ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस संबंध में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ।
इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अब बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।